चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हमने देखा इसमें कि इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चाहिए, उसको हम क्यूबिक मीटर में करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और जिसके सिर्फ एरिया से हमारा काम चल जाएगा उसको स्क्वायर मीटर में करेंगे। और पाइप्स वगैरह, रेन वाटर पाइप, सीवर पाइप, ये सब हम लोग रनिंग मीटर में करते हैं। इसमें रनिंग मीटर मतलब लीनियर, एक ही लेंथ है उसका, बस लेंथ हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 2 करते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए फिर, तो आज क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन को और कंप्लीट करेंगे और अप्रोक्सीमेट मेथड तक जाएंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्रोसेस होता क्या है एस्टिमेशन का, और क्या क्या जरूरतें होती है एस्टिमेशन की। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स एंड ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस, मतलब समरी टाइप का कि ये प्रोसेस एस्टिमेशन का है क्या, और इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर एस्टिमेटिंग और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, क्या होता है, आप हमें पहले जनरल एस्टिमेट देते हैं वो। ठीक है, जनरल एस्टिमेट, उससे हम क्या बनाते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है धीरज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टिमेट मतलब जैसे आपकी अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, इनकी क्वांटिटी कितनी लग रही है, ये हम डिटेल एस्टिमेट में बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं, हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, पहले तो एस्टिमेट बना ली, पहले तुमने बता दी इतनी क्वांटिटी लगेगी, कि ब्रिक वर्क इतना लगेगा, कंक्रीट इतना लगेगा, अर्थ वर्क मतलब एक्सकेवेशन इतनी होने वाली है। उसके बाद उनका रेट या तो हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं DSR। ठीक है, DSR का फुल फॉर्म होता है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, दिल्ली, हम दिल्ली में है ना, तो DSR दिल्ली का, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, ये हमारा CPWD बनाता है। ठीक है, ये हमारा CPWD बनाता है। और ये आप अगर गूगल में सर्च मारेंगे DSR, तो आपको गूगल में फ्री डाउनलोड मिल जाएगा इसका। ठीक है, 2018 का इसका लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, 2018 का। इसमें हमारा हर हर काम का हर काम का रेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, और जैसे दिल्ली का है वैसे ही अदर स्टेट्स का भी चलता है। ठीक है, और दिल्ली के आसपास का अगर जैसे नोएडा हो गया, हरियाणा हो गया, तो बहुत जगह पे दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स ही चलता है। ठीक है, ठीक है, बट कुछ कुछ स्टेट, जैसे कुछ कुछ स्टेट की अलग पीडब्ल्यूडी होती है, यूपी की अलग पीडब्ल्यूडी है, बिहार की अलग पीडब्ल्यूडी है, तो उनने अपना खुद के शेड्यूल ऑफ रेट्स बना रखे हैं। ठीक है, पर दिल्ली में CPWD का दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स ही चलता है। ठीक है, इसमें हमारे रेट्स गिवन होते हैं, अर्थ वर्क का क्या रेट है। ठीक है, अर्थ वर्क का क्या रेट है, कंक्रीट का क्या रेट है, और उसमें जो लेबर, बेसिकली अर्थ वर्क में अगर आप रेट निकाल रहे हो, तो किस चीज का रेट निकाल रहे हो, जो वो काम करेगा उसको आप कितने पैसे देने हैं, वही आपका रेट है। तो वैसे ही अर्थ वर्क में कितना लेबर लग रहा है, एक लेबर कितना काम कर सकता है एक दिन में, और उसके एक दिन का कॉस्ट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग हर एक काम का प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे आगे जाके, जब यूनिट 2 में जाएंगे, एनालिसिस ऑफ रेट्स, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, अभी यूनिट 1 हमारा इसके ऊपर है, डिटेल एस्टिमेट को कैसे बनाना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट हमारा ये है, कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, उसमें हम समझेंगे कैसे कंक्रीटिंग का, अर्थ वर्क का, ब्रिक वर्क का रेट निकालना है। ठीक है, चलिए, उसका प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब डिटेल एस्टिमेट बना दिया, रेट भी निकाल लिया, उसके बाद आपको एक समरी टेबल बनानी है कि भाई देखो, अर्थ वर्क मेरा 100 क्यूबिक मीटर का होना है, 1 क्यूबिक मीटर का रेट समझ लो 5 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट मेरी 500 रुपए आएगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके का क्या हो गया, ये इन दोनों को मिलाकर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, पहले ये निकाला डिटेल एस्टिमेट, फिर रेट निकाली, फिर इन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सट्रैक्ट में कॉस्ट भी हो आपका, कभी कभी एक्सट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी भी गिवन होती है। ठीक है, जैसे आप लोग किसी अगर टेंडर बुला रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ क्वांटिटी का एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। ठीक है, कॉस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे उसमें। ठीक है, कॉस्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर खुद देगा जब वो आपके टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक में सिर्फ क्वांटिटी होती है,
और एक में क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों होती है, जब हम रेट और एस्टिमेट दोनों एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में जब एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का बनाएंगे। ठीक है, और जब सेकेंड यूनिट कर लेंगे तो अब बस उसी क्वांटिटी में आपको रेट से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों का एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा रिक्वायर्ड, अब प्रोसीजर समझ लिया, प्रोसीजर क्या होता है एस्टिमेशन का समझ लिया, आप समझेंगे डेटा क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए होगा बताओ। एक तो हमें प्लान चाहिए होगा कि भाई बिल्डिंग कितनी बड़ी बननी है, बिल्डिंग कहाँ बननी है। ठीक है, प्लान पता लग गया। उसके बाद हमें ड्राइंग भी चाहिए होंगे कि ब्रिक वर्क आपका कितने सेंटीमीटर का है, आपका डेप्थ कितना है उसका, ठीक है, हाइट कितनी है। तो ये सब कहाँ से पता लगेगा, ड्राइंग से और प्लान से। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ऐसी जरूरतें हैं ड्राइंग्स, दैट इज प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस। ठीक है, सेक्शंस, एलिवेशन, प्लान, तीनों आपको पता होना चाहिए क्या चीजें होती है। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग में आपको प्लान, एलिवेशन और सेक्शंस गिवन रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, उससे आपको एस्टिमेट बनाना है। तो डेटा रिक्वायर्ड जो है ये कुछ नहीं है, आप सिंपली समझ लीजिए आपके क्वेश्चन में ये सब गिवन रहेगा। ठीक है, आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये सब आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इससे आपको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन डेटा से तो आपको ड्राइंग्स, प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस ये सब आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब अगर फाउंडेशन में कौन, फाउंडेशन कितना गहरा होने वाला है। ठीक है, अर्थ वर्क की डेप्थ क्या है। ठीक है, अगर कंक्रीटिंग हो रही है तो अगर लाइम कंक्रीट है तो उसका, आपको कंक्रीटिंग का पता है ना कैसे कंक्रीट का बनता है। स्पेसिफिकेशन है 1:3:6। इसमें क्या होता है, 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट फाइन एग्रीगेट और 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन गिवन होता है कि ये स्पेसिफिकेशन है उसका। ठीक है, तभी तो पता लगेगा आपको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपको कितना सीमेंट चाहिए, कितना फाइन एग्रीगेट चाहिए, कितना कोर्स एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको स्पेसिफिकेशन से पता लगता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, जब और समझेंगे स्पेसिफिकेशंस और सब कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए। अब ऐसे ब्रिक वर्क में पढ़ा था आपने, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, थर्ड क्लास ब्रिक वर्क। तो उसमें भी गिवन रहेगा कि फर्स्ट क्लास का ब्रिक वर्क है कि सेकंड क्लास का ब्रिक वर्क है, तो उसकी वजह से कॉस्ट उसकी वेरी करेगी। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग्स, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, इन सब से क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। और अगर कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुको, किसी को कुछ डाउट आ रहा है पता है। सुमित कुमार वो समझेंगे हम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे अपने, कॉन्ट्रैक्टर भी डीएसआर से ही अपना रेट, देखो डीएसआर में जो रेट्स गिवन होता है, कॉन्ट्रैक्टर उसमें या तो 10% अपना प्रॉफिट लगाकर आपको अपना रेट बताएगा, या फिर अगर उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है डीएसआर में तो वो डीएसआर के रेट को कोट करता है जनरली। ठीक है, ठीक है, चलिए। उसके बाद रेट, स्पेसिफिकेशन से पता लग गया क्वांटिटी, उसके बाद रेट्स की, रेट्स क्या है भाई उसके। फर्स्ट क्लास ब्रिक वगैरह तो क्या रेट है उसका, M20 कंक्रीट है तो क्या रेट है उसका। ठीक है, चलिए। स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरल और डिटेल। ठीक है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हम बनाएंगे, तो हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, उससे हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन बनता है। ठीक है, और जनरल होता है वो एक आइडिया देता है, बहुत ही जनरल सा होता है वो, कि भाई फाउंडेशन की कंक्रीट इतने ग्रेड की होगी, ब्रिक वर्क आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, आपके अगर डोर्स लग रहे हैं तो डोर्स का ये क्वालिटी होगी। ठीक है, दिस गिव्स द नेचर, क्वालिटी, क्लास एंड वर्क and materials in general terms to be used in various parts of work. It helps to form, ये टू है। ठीक है, ये helps to form, it helps to form a general idea of building, मतलब जनरल आइडिया पता लग रहा है कि भाई ये चीजें हमें दरकार होगी इन चीजों की। ठीक है, ये कंक्रीट का ग्रेड चाहिए हमें। ठीक है, हमें इतनी खुदाई करनी है। ठीक है, हमें ब्रिक वर्क का ये क्लास चाहिए, बट इसमें क्वांटिटी नहीं गिवन होती। ठीक है, क्वांटिटी नहीं गिवन होती इसमें कि कितना क्वांटिटी लगेगा। ठीक है, बहुत ही जनरल सा होता है, हमें जनरल स्पेसिफिकेशंस के बाद डिटेल स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, जनरली आपके क्वेश्चंस में ये गिवन होता है। ठीक है, ये वो डेटा है जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इससे आपको डिटेल एस्टिमेशन बनाना है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेशन को ही डिटेल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके हम जो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे डिटेल एस्टिमेट निकालना उसका, और किससे निकालेंगे, वो जनरल स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, हम जो क्वेश्चन देखेंगे तो वो समझ में आएगा जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए
detailed, this gives you detailed description, ठीक है, of the various items of work, laying down the quantities and qualities, ठीक है। देखो इसमें जनरल में सिर्फ नेचर पता लगता है और क्वालिटी पता लगती है। क्लास मतलब वही आपका ब्रिक, जैसे ब्रिक का होगा क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ब्रिक, ठीक है। तो वैसे ही आपका नेचर और क्वालिटी बस इतना ही पता रहता है जनरल में। जनरल में क्वांटिटी पता नहीं लगती है, ठीक है। अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए कि भाई देखो कोई स्पेशल टाइप मटेरियल यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, तो वो भी जनरल स्पेसिफिकेशन में रहेगा, ठीक है, ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उस मटेरियल का जुगाड़ हम कर ले, ठीक है, उस मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हम मार्केट से कर ले, ठीक है। तो ये सब आपका जनरल स्पेसिफिकेशन में रहेगा, पर इसमें क्वांटिटी नहीं रहती है, ठीक है। क्वांटिटी उसकी नहीं रहती है, क्वांटिटी लगेगी कितनी, ठीक है, वो क्वांटिटी हमें डिटेल स्पेसिफिकेशन बताएगा जो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। This gives a detailed description of various items of work, laying down the quantities and qualities of materials, their proportion, the method of preparation, workmanship and execution of work, ठीक है। वर्कमैनशिप क्या होती है? वर्कमैनशिप मतलब एक लेबर जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, ठीक है। वर्क पर डे, वर्कमैनशिप में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक है वर्क पर डे, कि एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, ठीक है। जैसे हमें लगता है कि कोई एक काम है, वो हमारा 40 आवर्स का, 40 आवर लगेंगे उसको करने में, ठीक है। और अगर एक लेबर उसको एक लेबर एक दिन में 8 घंटे का काम कर सकता है, तो बताओ कितने दिन लगेंगे हमें इस काम करवाने में, अगर एक ही लेबर है हमारे पास तो बताओ। ठीक है, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो ऐसे इसी को वर्कमैनशिप बोलते हैं। वर्कमैनशिप में बहुत चीजें आती है, बहुत पैरामीटर्स आती है, उसमें से एक है एफिशिएंसी, ठीक है, उसमें से एक एफिशिएंसी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होती है जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं रेट, कि रेट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट द यूनिट रेट्स ऑफ ईच वर्क, मतलब ऐसे अगर आप अर्थ वर्क कर रहे हैं 100 क्यूबिक मीटर का, ठीक है, तो हमें डीएसआर से उसका रेट पता करना पड़ेगा, कि डीएसआर हमें बताएगा कि उसकी रेट है क्या, ठीक है। और डीएसआर में रेट पर क्यूबिक मीटर रहती है, किसी किसी में पर 10 क्यूबिक मीटर रहती है, ठीक है। तो वो रेट्स निकाल के हमें फिर इसका रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो अगर डीएसआर बोल रहा है कि 50 रुपीज पर क्यूबिक मीटर रेट है अर्थ वर्क का, ठीक है, अर्थ वर्क मतलब एस्टिमेशन, ठीक है। अर्थ वर्क का 50 रुपीज पर क्यूबिक मीटर है, तो अगर अर्थ वर्क हम 100 क्यूबिक मीटर करेंगे तो कितना रुपए लगेगा बताओ। मोहम्मद आसिफ, मैं डीएसआर बता चुका हूँ पहले, आप क्लास, डीएसआर मतलब डेली शेड्यूल रेट्स होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोटबुक लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, फिर आपको डाउट्स नहीं आएंगे ऐसे, ठीक है। डीएसआर का मतलब होता है डेली शेड्यूल रेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। रेट्स फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट द यूनिट रेट्स ऑफ ईच वर्क आर रिक्वायर्ड फॉर विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिकम इम्पोर्टेंट। अब रेट तो मैंने बता दिया कि पर क्यूबिक मीटर इतना रेट है उसका, बट वो उस रेट पे हमें आने के लिए, उस रेट को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो समझते हैं, ठीक है। द रेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन, और इस वक्त मतलब कोई मटेरियल यूज नहीं होता, जैसे कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग में क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है, आपका फाइन एग्रीगेट लगता है, कोर्स एग्रीगेट लगता है, पानी लगता है, ठीक है। तो उन सब में हमें कंक्रीट के हर एक कंपोनेंट का यूनिट रेट पता होना चाहिए, कि कोर्स एग्रीगेट कहीं से ला रहे हो तो कोर्स एग्रीगेट का रेट क्या है, फाइन एग्रीगेट का रेट क्या है, ठीक है। ये रेट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये रेट्स आपको गिवन रहते हैं, ठीक है। आपको बस यूज करना होता है, आपको बस ये नहीं समझना कि भाई रेट्स कैसे निकाले उसका, ठीक है। रेट्स वगैरह गिवन रहता है आपको, हम समझेंगे यूनिट 2 में। अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रेट्स के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जैसे अगर कोर्स एग्रीगेट आपको कहीं दूर से आ रहा है, समझ लीजिए आप साउथ दिल्ली में काम कर रहे हैं और आपको यमुना से फाइन सैंड लाना है, तो कितना कितना पैसे आपके लग जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब भी रेट्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। आपको इन सब कंपोनेंट्स का रेट अलग अलग से नहीं निकालना है,
डीएसआर में या फिर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहेगा कि इतना इतना रेट हमें लगता है। ठीक है, हम समझेंगे आगे जाके कैसे उन रेट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके आंसर निकालते हैं। अभी के लिए बस समझ के रखिए ये सब कंपोनेंट्स होते हैं रेट्स के वैल्यू पे आने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इन सब वैल्यूज की। ठीक है, चलिए। द वेजेस ऑफ लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑफ मेसन कारपेंटर्स, मजदूर, ये मजदूर है। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे, मजदूर। ठीक है, तो जैसे आपका ये सब तो हो गया मटेरियल का, तो आपको रेट पता लग गया। उसके बाद ये भी तो पता करना है ना जो काम करेगा वो कितने पैसे लेगा। ठीक है, ये सब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स का हमें प्राइस ऐड करके रेट्स निकालने होते हैं हर एक काम के। हर एक काम के लिए कितने पैसे हमें लगने हैं। ठीक है, चलिए। अब रूल्स, कुछ रूल्स है मेजरमेंट के। ठीक है, तो मेजरमेंट शैल बी आइटम वाइज। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि आप अर्थ वर्क का भी निकाल रहे हो और कंक्रीट का भी निकाल रहे हो। ठीक है, तो अर्थ वर्क का यूनिट अलग निकले, अर्थ वर्क का प्राइस अलग निकलेगा, कंक्रीट का प्राइस अलग निकलेगा। ठीक है, ब्रिक वर्क का प्राइस अलग निकलेगा। समझ रहे हो? अभी अगर जिसको अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आ जाएगा। ये सारे रूल्स फॉर इन प्लेस होंगे वहां पे। ठीक है, आपको समझ आएगा कि हाँ ये रूल हमें बताया था सर ने पहले, और वो रूल हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक काम का आपको प्राइस और कॉस्टिंग अलग अलग निकालनी होती है, फिर लास्ट में हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है मेजरमेंट शैल बी आइटम वाइज। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर, फैब्रिकेशन, होइस्टिंग, टूल एंड प्लांट। जो भी चीजें उसके उसके लिए यूज होगा वो सारा हमें उसके रेट्स में इंक्लूड करना है, ये बता रहा है। ठीक है, चलिए। इन बुकिंग द डायमेंशंस, बुकिंग मतलब जब हम डायमेंशंस नोट कर रहे होंगे उसका, सबसे पहले हम उसका लेंथ नोट करेंगे, फिर ब्रेड्थ नोट करेंगे, फिर हाइट और डेप्थ नोट करेंगे। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एक रूम बनाना है। ठीक है, उस रूम का आपको ब्रिक वर्क उस रूम का आपको ब्रिक वर्क मेजर करना है। तो ब्रिक वर्क कहाँ पर होगा बताओ? ब्रिक वर्क हमारा बॉर्डर में होगा, यहाँ पर ब्रिक वर्क होगा। ठीक है, ये ब्रिक वर्क है जो ब्लैक ब्लैक में बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ब्रिक वर्क कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना? ऐसा होगा ब्रिक वर्क आपका। ठीक है, तो ये ब्रिक वर्क का क्या है? ये ब्रिक वर्क का हाइट है। ठीक है, ये ब्रिक वर्क का विड्थ है, ये ब्रिक वर्क का लेंथ है, सॉरी। ये ब्रिक वर्क का लेंथ है, और ये जो होगा ये ब्रिक वर्क की विड्थ होगी। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है जो भी आइटम आप मेजर करो, ऐसे यहाँ पर हम ब्रिक वर्क मेजर कर रहे हैं, तो बोल रहा है पहले आप लेंथ को नोट करोगे, फिर विड्थ को नोट करोगे, फिर हाइट को नोट करोगे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आइटम्स होंगे, ठीक है, जैसे अर्थ वर्क का आइटम होगा तो अर्थ वर्क का, ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकालेंगे आप लेंथ ब्रेथ हाइट से। वैसे ही अर्थ वर्क का मतलब एक्सकेवेशन का, मिट्टी की खुदाई कितनी होनी है उसका भी आप लेंथ लेंथ पहले, फिर ब्रेथ ब्रेथ, फिर उसके बाद हाइट, ऐसे करके निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद किस यूनिट में आएगा उसका मेजरमेंट? क्यूबिक मीटर में, क्योंकि हम 3 डायमेंशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो, ऑर्डर ऑफ नोटिंग डाउन। ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड नॉट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टॉलरेंसेस। ठीक है, ये इतना, ये आपको जब फील्ड में जाओगे ना, तो और ये सब काम आप सही में साइट पे करोगे, तो वो बताएगा कि देखो इससे ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो कितनी गलतियां माफ होती हैं इसमें, देखिए। डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर। मतलब जैसे समझ लीजिए अगर उसकी ट्रू ट्रू लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतने का लेंथ है पता है, तो आपके मेजरमेंट में 20.1 इतना ही एरर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 मिनट। तो आपके मेजरमेंट में 21 सेंटीमीटर तक अगर है तो ही एक्सेप्टेबल होगा वो। ठीक है, वैसे तो देखो आप बताओगे सर हमें तो ट्रू लेंथ पता होगी नहीं, बट वैसे भी आपको 3-4 बार मेजर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और जब आप फिर से मेजर करोगे किसी ऐसी चीज को जिसका मेजरमेंट आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको ये देखना है कि आप इतने एक्यूरेटली उसको मेजर कर रहे हो कि आपका जो गलती है, आपको जो मिस्टेक है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का ना हो। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एरिया शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ठीक है, सब 0.01 ही है, 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 स्क्वायर मीटर एंड 0.01 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके टॉलरेंसेस हैं, इससे ज्यादा गलतियां उस पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशन नीचे चलिए मेजर्ड सेपरेटली अंडर सेपरेट आइटम्स। जैसे आपको बोलोगे सर नीचे भी ब्रिक वर्क की है ऊपर भी ब्रिक वर्क की है, दोनों को सेम मेजर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके जो फाउंडेशन के नीचे जो ब्रिक वर्क है और फाउंडेशन के ऊपर जो ब्रिक वर्क है दोनों अलग अलग मेजर होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग मेजर होते हैं, भले ही काम सेम ही है, भले ही आपके ब्रिक वर्क का ग्रेड भी सेम हो, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, पर उसका मेजरमेंट अलग अलग यूनिट्स अलग अलग आइटम्स में होगा। ठीक है, हम समझेंगे ये सारे रूल्स, हम समझेंगे जब आगे जाके हम करेंगे क्वेश्चन। अभी के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे तभी आपको क्वेश्चन करते वक्त याद आएगा कि हाँ ये हमें रूल्स बताया गया था पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स, वो तो मैंने बताया था प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि क्यूबिक मीटर क्यों है, स्क्वायर मीटर क्यों है, रनिंग मीटर क्यों है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मास वॉल्यूमनेस एंड थिक वर्क। थिक वर्क मतलब जो थिकनेस भी है, उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है, तो उनको किसमें मेजर करेंगे, वॉल्यूम में। और अगर वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए हमें, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और अगर तीनों मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो किसमें आएगा उसका यूनिट, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, शैलो थिन एंड सरफेस वर्क, सरफेस वर्क मतलब पेंटिंग कर रहे हो आप कहीं पर। ठीक है, आप उस पे डिस्टेम्पर कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या फिर बहुत ही लेस थिकनेस का फ्लोर है। ठीक है, तो उन सबको किसमें मेजर करेंगे हम, स्क्वायर मीटर में, क्योंकि उसके सिर्फ दो डायमेंशन हमें चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, चलिए लॉन्ग एंड थिन वर्क, बिल्कुल लॉन्ग है थिन वर्क है, उसकी थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, ना थिकनेस से मतलब है ना विड्थ से मतलब है, हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। तो वो किस किस में होता है, सीवर पाइप में होता है, रेन वाटर के पाइप में होता है, सप्लाई पाइप में होता है, तो ये सब रनिंग मीटर में करते हैं। ठीक है, चलिए पीस वर्क, जॉब वर्क एक्सेट्रा एंड टेकन नंबर्स। पीस वर्क क्या होता है, जैसे आप बोलेंगे 5 दरवाजे लगाने हैं हमें, 5 विंडो लगाने हैं। ठीक है, तो इन सब में हर एक दरवाजे का रेट होगा, तो उसके हिसाब से पीस वाइज मतलब हर एक पीस के अकॉर्डिंग हम उसका रेट बताएंगे। जैसे एक दरवाजे का 40 रुपए है तो 5 दरवाजे का 200 रुपये होगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो 4 तरीके की चीजें होती है। ठीक है, चार चार तरह की चीजें होती है, क्यूबिक मीटर वाली, स्क्वायर मीटर वाली, रनिंग मीटर वाली और पीस वर्क। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें चारों तरह की चीजें आएंगी वहां पर। ठीक है, तो हमें हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या उसके डायमेंशन चाहिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, तो हमने डिटेल एस्टिमेट, दो तरीके के एस्टिमेट होते हैं, एक होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक होता है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब बहुत ही अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है वो। ठीक है, मतलब वो आपका एक्यूरेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जनरल आइडिया पता लगाने के लिए कि कितने पैसे लग सकते हैं। ठीक है, उसके लिए होता है ये वाला एस्टिमेट। ठीक है, तो हम समझते हैं उसको। तो पहला टाइप का एस्टिमेट है अप्रोक्सीमेट और प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, एक रफ सा कॉस्ट आ जाता है कि यार तकरीबन हमारा 10-15 लाख रुपए लगेंगे, कितने लगेंगे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेट पता लग जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि चलो भाई, क्योंकि डिटेल एस्टिमेट काफी ज्यादा टाइम लेता है, डिटेल एस्टिमेट आपका 2-3 महीना, कभी कभी 1 साल ले लेता है। ठीक है, तो 1 साल आपने लगा दिया डिटेल एस्टिमेट बनाने में, उसके बाद पता लगता है आपको कि आपके पास इतने फंड्स नहीं है, तो फिर क्या फायदा, 1 साल लगा भी दिए, बर्बाद भी हो गए 1 साल। बट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आपका 2-3 महीने में निकल जाता है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे आपका कोई बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, समझ लीजिए इसमें 5 माले हैं। ठीक है, 5 फ्लोर्स है, आपको एक और सिमिलर बिल्डिंग बनानी है इसी टाइप की, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि यार, 1 मिनट, हाँ, आप देखोगे कि यार इसमें 50 करोड़ लगे थे। ठीक है, 50 करोड़ लगे थे, तो हमारे भी इसके आसपास ही लगने वाले हैं। सबसे सिंपल तरीका तो यही होता है, आसपास देखिए कि आपके प्रोजेक्ट की तरह कौन सी प्रोजेक्ट बनी हुई है। ठीक है, उसको देखकर आप अपना अंदाजा लगा लो। ठीक है, वैसे वैसे 99% इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो हम अभी सीखेंगे आगे जाके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्टडीज, प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती के स्टडीज। ठीक है, ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिन डिपार्टमेंट आपका वो होता है गवर्नमेंट का या फिर कंपनी का, जिसको सब पता होता है कितने पैसे हैं, कितने फंड्स हैं, अगर नहीं है तो कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इन इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से हमें अप्रूवल लेने के लिए हम जनरली
अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ही बनाते हैं कि भाई इतने पैसे हमारे लगेंगे, ठीक है। द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें भी तीन टाइप ऑफ मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है क्यूबिकल रेट मेथड, एक होता है एस्टिमेट पर यूनिट बेस्ड मेथड, ठीक है, और एक होता है प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। देखिए कृष्णा, कंपीटेंट अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी कंपीटेंट है आपको अप्रूवल देने के लिए। इसका मतलब क्या, समझ लीजिए आप यहाँ पर साउथ दिल्ली में या फिर दिल्ली में ही कहीं पर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो लैंड किसकी है, ठीक है। समझ लीजिए वो लैंड डीडीए की है, सबसे पहले आपको डीडीए से पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या इतनी लंबी बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस बिल्डिंग में आपको वाटर पाइपलाइन देना है, ठीक है। तो वाटर पाइपलाइन के लिए आपको पानी कहाँ से मिलेगा, दिल्ली जल बोर्ड से। तो आपको दिल्ली जल बोर्ड में पूछना पड़ेगा कि भाई देखो हम बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे, क्या आप पानी दे सकते हो, ठीक है। तब वो बताएगा कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद आपको उसके आसपास पेड़ भी होंगे, ठीक है। तो उन पेड़ को काटने की जरूरत है, तो आप एनजीटी से पूछोगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। उससे पूछोगे कि भाई क्या हम पेड़ काट सकते हैं, ठीक है, तो वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहां पर जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, पोल्यूशन भी होगा, सीमेंट कंस्ट्रक्शन करोगे पोल्यूशन होगा, तो आपको डीपीसीसी से पूछना पड़ेगा। डीपीसीसी क्या है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। वो बताएगा कि हाँ भाई ठीक है इतना पोल्यूशन आप कर सकते हो, तो ठीक है हम आपको मंजूरी देते हैं, ठीक है। तो कंपीटेंट अथॉरिटी वो होता है, वो अथॉरिटी होता है जो इतना कंपीटेंट होता है आपको ऑथराइज करने के लिए। बिल्कुल हर चीज का पूछना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको एनडीएमसी से या फिर बीएसईएस से पूछना पड़ेगा कि भाई आप बिजली दे सकते हो हमें कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। यही होता है, ठीक है। ज्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं है, ठीक है। मेरे को समझना है कंपीटेंट अथॉरिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के एस्टीमेट होते हैं अप्रोक्सीमेट वाले, एक होता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, एक होता है क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, और एक होता है एस्टीमेट पर यूनिट बेस, ठीक है। क्या क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इन केस ऑफ कमर्शियल projects such as residential building, irrigation and power projects that earn revenue, the probable income is also mentioned and the investment in the project is justified। मतलब समझ लीजिए आप कोई डैम बना रहे हो, आप डैम बना रहे हो या कोई कनाल बना रहे हो या कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें आप उसके फ्लैट्स बेचने वाले हो, तो आपको कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि देखो सर हम 10 करोड़ लगा रहे हैं और मैं वादा करता हूँ कि ये 10 करोड़ आपके 5 साल में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी बताना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इज जस्टिफाइड, इसका मतलब है कि उसमें हम बता रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग से पैसे कमाने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो ये कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि ठीक है अगर हम इसमें 10 करोड़ लगाएंगे तो 2-3 साल में ये पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा जब हम उसके फ्लैट बेचेंगे, या फिर अगर कोई पावर प्रोजेक्ट है तो हम जो बिजली यहाँ से बनाएंगे उस बिजली को जब हम बेचेंगे कंज्यूमर को तो हमारे पास इतना पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी हमें उसमें बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए, इफ द प्रोजेक्ट नॉन कमर्शियल हैविंग नो डायरेक्ट रिटर्न, if city utility prospects in future and availability of finance are considered before final decision is taken। समझ लो कोई आप नया शहर बसा रहे हो, ठीक है। वहां पर आपको वाटर पाइपलाइन बिछाना है, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन बिछाना है, तो क्या आप सब ये सोचोगे कि भाई कितना फायदा होगा मेरा, नहीं ऐसा नहीं सोचोगे आप, ठीक है। नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट जनरली गवर्नमेंट खुद बनाती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हर काम फायदे के लिए नहीं करती है, ठीक है। वो देखेगी कि भाई सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि भाई इससे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूटिलिटी क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। ऐसे आप कोई रिवर बह रही है, उस रिवर से ऑलरेडी बहुत सारे कनाल्स हैं, ठीक है। अब कल को किसी ने बोला कि यार राजस्थान में पानी कम आता है तो हम इस रिवर से एक कनाल बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है उस कनाल से पैसा आएगा वापस, ऐसा नहीं है। उस कनाल से उस कनाल की जरूरत है राजस्थान में, इसलिए उस कनाल को बनाना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग कि कितना पैसा आने वाला है, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कमर्शियल, ठीक है। चलिए, इन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड, रोड, बिल्डिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन मेंशन्ड सेपरेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में भी हम जैसे डिटेल एस्टिमेट में हर आइटम वाइज कॉस्ट बनाते हैं, इसमें भी हम आइटम वाइज कॉस्ट बनाएंगे। जैसे लैंड का कितना कॉस्ट है वहां पे अगर हम रोड्स लगाए, रोड्स अगर हमें बनानी है उस बिल्डिंग से मेन रोड को अटैच करने के लिए, तो वो रोड का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। वाटर सप्लाई का काम अगर होगा तो कितना पैसा लगेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना लगेगा, ठीक है। ये सब सेपरेटली हम मेंशन करते हैं उसमें, ठीक है। बाकी देखो इसमें अभी टाइम अप हो रहा है तो मैं आज एक और लिंक भेज रहा हूँ, उसको तुरंत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वो आपके इस क्लास का सेशन 2 है, ठीक है। वो तकरीबन 20 मिनट चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे।
ठीक है। तो मैं लिंक भेज रहा हूँ क्लासरूम ग्रुप पे, ठीक है। फटाफट उसको ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सीआर को भी व्हाट्सएप करता हूँ उस लिंक को, आप वो सीआर आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देगा अभी ग्रुप पे, ठीक है। फटाफट ज्वाइन कीजिए उस वाले को, ठीक है। चलिए सेशन 2 में मिलते हैं, सेशन 2 अभी अभी बस 2 मिनट में होगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो क्लास 2 सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं काफी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन का, सैनिटरी का, वाटर सप्लाई का, रोड्स का, बिल्डिंग्स का, इन सब का हम अलग अलग एस्टिमेट बनाकर उसको टॉपिक वाइज बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। उसके बाद अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिकेटिंग इस its necessity, utility and method of arriving at the cost of each item and the site or layout plan is also enclosed, ठीक है। लेआउट प्लान क्या होता है आपको पता ही है, जैसे आपको अब कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको हर चीज बनानी है, हर चीज उसमें बतानी होती है। जैसे आपको कोई कैंपस बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये आपकी मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर आपका वर्कशॉप होगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी होगी, यहाँ पर आपका कैंटीन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका गेट होगा, ये सब भी हमें उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। चलिए लेआउट प्लान यही होता है, ठीक है। तो बस इसमें हम समझते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड, ठीक है। पहला मेथड है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी प्लिंथ एरिया कितनी होती है, ठीक है। प्लिंथ एरिया आपको क्या होता है आपका, जैसे ये वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल्स है सारे, ठीक है। तो वॉल से लेकर वॉल्स के बीच में जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। आपका कॉरिडोर, एक मिनट, हाँ, आपका कॉरिडोर और जितने भी आपके टॉयलेट्स, कॉरिडोर्स, डिफरेंट रूम्स, स्पोर्ट्स फील्ड, सब कुछ आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में, ठीक है। तो उसमें आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के हिसाब से आपको कॉस्ट गिवन रहती है। समझ लो कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हमारा 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर है। और 1 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया का जो प्राइस है वो समझ लीजिए आपका है 40,000 रुपये। तो कितने लग जाएंगे इसमें आपको, 40 लाख लग जाएंगे, है ना, 40 लाख लग जाएंगे। तो बस यही होता है इसमें, आपको किसी तरह उस बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया की वैल्यू तक पहुंचना होता है, ठीक है। उस प्लिंथ एरिया की वैल्यू को आप प्लिंथ एरिया के रेट से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कॉस्ट निकाल लेते हो, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्लिंथ एरिया विद द प्लिंथ एरिया रेट। सबसे पहले प्लिंथ एरिया निकालिए आप, उसके बाद उसके रेट से मल्टीप्लाई करिए। प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं सब समझेंगे हम आगे जाके, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, एरिया इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है ये, तो हमें सिर्फ एरिया चाहिए, हमें बिल्डिंग के हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आउटर डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर कोई यूजेबल स्पेस है कि नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार देखो कॉरिडोर तो यूज होगा नहीं, और जो रिसेप्शन है वो भी, वो एरिया भी यूज होगा नहीं, तो वो एरिया हम कॉस्ट में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया, आपने सुना होगा सुपर एरिया, कारपेट एरिया, ये सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, बताऊंगा आगे जाके। बट इसमें आपका सुपर एरिया मतलब प्लिंथ एरिया ही पूरा का पूरा लगता है। लिफ्ट का एरिया, सबका एरिया आपका इसमें यूज होगा, ठीक है। स्टेयर्स का एरिया, ये सब आपको एरिया इंक्लूड करके उसके बाद प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझेंगे हम आगे जाके, और ये बस ये समझ के रखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें, एरिया, उसका यूनिट क्या हुआ, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। चलिए, in fixing the plinth area rate, careful observation and necessary inquiries are made in respect of quality and quantity aspect of materials and labor, type of foundation, height of building, roof woodwork, fixtures, number of story, etc. ठीक है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है वो सब इसमें गिवन है, ठीक है। वो तो मैंने बताया था आपको, फाउंडेशन किस टाइप की है वो सब भी जरूरत पड़ेगी आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में, कि भाई प्लिंथ एरिया तक पहुंच कैसे रहे हो, उसके नीचे फाउंडेशन कैसी है, उसके हिसाब से भी तो प्राइस वेरी करेगा ना उसका। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, अगर आपकी आपकी बिल्डिंग लंबी है तो उसका एरिया कम होगा, अगर बिल्डिंग छोटी है तो एरिया ज्यादा होगा, है कि नहीं। आपने देखा होगा जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनकी जो विड्थ वो तो कमी होती है ना, उसकी हाइट ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से प्लिंथ एरिया आपका, प्लिंथ एरिया का रेट वेरी करेगा, ठीक है। रूफ वुड वर्क मतलब आपके रूफ में किस मटेरियल का है, सीधा कंक्रीटिंग की मटेरियल, सिर्फ कंक्रीट का स्लैब डालनी है या आपको रूफ अलग से बनानी है, ठीक है, उस हिसाब से प्लिंथ एरिया आपका
डिपेंड करेगा, ठीक है, प्लिंथ एरिया का रेट, ठीक है। फिक्चर्स, नंबर ऑफ स्टोरीज, फिक्चर्स मतलब अंदर टाइलिंग किस तरीके की होनी है, ठीक है। आप कुछ जगहों पे देखोगे कि दीवारों में भी टाइल लगी होती है, ठीक है, तो वो सब पे डिपेंड करेगा। मार्बल की फ्लोरिंग है, टाइल की फ्लोरिंग है, किसकी फ्लोरिंग है, इससे भी आपको डिपेंड करेगा प्लिंथ एरिया का रेट कितना होगा, ठीक है। बेसिकली सब कुछ प्लिंथ एरिया में आएगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अलग अलग से नहीं निकालना है इनका रेट, आपको क्वेश्चन में सीधा गिवन रहेगा कि प्लिंथ एरिया रेट इतना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लिंथ एरिया पे पहुंचना है। प्लिंथ एरिया रेट कैसे निकालते हैं, उन सब में ये सब फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आपको क्या निकालना है, आपको ये बेसिकली आपका पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर कितना पैसा लगना है बिल्डिंग में, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस बिल्डिंग की हर एक चीज उस पे उसको फर्क डालेगी, है कि नहीं। आपका नॉर्मल सीमेंट फ्लोरिंग है, उसका प्लिंथ एरिया रेट अलग होगा, टाइल की फ्लोरिंग है तो अलग होगा, है ना। इसलिए प्लिंथ एरिया रेट में हर चीज फैक्टर इन होती है, ठीक है। चलिए, the playing area is obtained by comparing the cost of similar building having similar specification locality। मैंने बताया था, समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो 5 फ्लोर की, ठीक है, उसके अंदर मार्बल फ्लोरिंग है, ठीक है। अगर उसके अगल बगल या उस शहर के भीतर वैसा कोई सिमिलर बिल्डिंग है, तो आप जाके वहां पे इंक्वायरी करोगे कि भाई ये बिल्डिंग कितने की बनी है, ठीक है। वो बोलेगा कि जी हमारी बिल्डिंग 120 स्क्वायर मीटर की है और टोटल हमारा 12 करोड़ लगा था इसमें। तो आप पर स्क्वायर मीटर में निकाल लोगे, समझ लीजिए आपका वो बोल रहा है कि हमें 120 करोड़ 120 करोड़ लगे थे, ठीक है, और हमारा 120 स्क्वायर मीटर का एरिया है, ठीक है। तो पर स्क्वायर मीटर का एरिया कितना हो गया, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ हो गया। और आपकी बिल्डिंग जो है सिमिलर टाइप की है, पर उसका एरिया आपका 150 स्क्वायर मीटर है, 120 नहीं है। बताओ इस बिल्डिंग का एरिया कितना, इस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा, बताओ कितना आ जाएगा इस बिल्डिंग का कॉस्ट, कितना आ जाएगा। सिमिलर बिल्डिंग है दोनों, बस इसमें एरिया 120 स्क्वायर मीटर है और उसमें लगे थे 120 करोड़, ठीक है। तो 150 में कितना लगेगा, 150 करोड़, है कि नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। 150 करोड़ लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बस यही है, अगर आप सिमिलर बिल्डिंग से निकाल रहे हो किसी के प्लिंथ एरिया कॉस्ट, तो वो ऐसे निकलती है, ठीक है। चलिए, एज पर IS 3861, ये 3861 आपका प्लिंथ एरिया के बारे में बताता है कि भाई प्लिंथ एरिया में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। आपके IS कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें प्लिंथ एरिया में आती है, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या आता है, एरिया ऑफ बॉल द फ्लोर लेवल, सब कुछ बॉल का एरिया, ठीक है। बॉल जितना एरिया को ढक रहा है वो पूरा का पूरा एरिया आएगा उसमें, ठीक है ना। भले ही उसके अंदर लिफ्ट का एरिया हो, स्टेयरकेस का एरिया हो, कॉरिडोर का एरिया हो, सब एरिया आएगा उसमें, ठीक है। इंटरनल शाफ्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन नॉट एक्सीडिंग 2 मीटर स्क्वायर, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग डक्ट, सब कुछ आपके एयर कंडीशनिंग के डक्ट जहां से निकल रहे हैं, लिफ्ट जहां से निकल रहा है। सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए इंटरनल शाफ्ट मतलब आपका टॉयलेट, सैनिटरी इंस्टॉलेशन मतलब टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट्स के लिए टॉयलेट्स के पाइप जहां से जा रहे हैं उनके शाफ्ट भी इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। शाफ्ट मतलब समझ लीजिए आपका ये टॉयलेट एरिया है, ठीक है, इससे जो वेस्ट पाइप है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जाकर वो नीचे कहीं उसको डिस्पोजल हो रही है, तो जिस एरिया से जा रहा है वो उसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। और इस शाफ्ट का एरिया आपका 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा वैसे भी नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए बस बोल रखा है कि इस शाफ्ट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा का ना हो, ठीक है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, और पोर्चेस ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप, पोर्चेस मतलब क्या होता है, पोर्च मतलब आपका एक्सटेंशन, बाहर जो आपके पोर्चेस होते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आपका ये आपका एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस के बाहर जो आपके छज्जे वगैरह होते हैं उनको पोर्चेस बोलते हैं, ठीक है, ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप, ठीक है। मतलब ये नहीं कि यहाँ से जो पोर्च निकल रहे हैं इसको आप इंक्लूड कर लोगे, नहीं, जो यहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है, जनरली वो कैंटिलीवर टाइप के नहीं होते हैं, जो नॉन कैंटिलीवर टाइप के पोर्चे होते हैं सिर्फ उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बरसाती, बरसाती मतलब आप कभी कभी किसी किसी के छत पे, ऐसे ही आपकी छत है घर की, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ऐसा कोई एरिया बना होता है जिसमें एक छोटा सा रूम बना होता है, जिसमें क्या होता है कि बारिश, अगर बारिश हो रही है तो उसके समय अब यहाँ पर आके बच सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया भी इंक्लूड होगा अलग से, ठीक है। टेरेस का एरिया तो अलग से आ गया, इसका एरिया भी अलग से आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बरसाती भी प्लिंथ एरिया रेट में आता है, ठीक है। बरसाती मीन्स एनी कवर्ड स्पेस ओपन ऑन वन साइड, कंस्ट्रक्टेड ऑन वन साइड ऑन टेरेस रूफ विच इज यूज्ड एज शेल्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। अगर आपका टेरेस है, टेरेस का रेट अलग होगा और बरसाती का भी रेट अलग से ऐड होगा उसमें, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। आपको यार चिंता नहीं करनी है, आपको इस फैक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, आपको बस पता होना चाहिए कि प्लिंथ एरिया रेट में क्या क्या आता है, ठीक है।
आपको इन सबको ऐड करके जो प्लिंथ एरिया रेट बनेगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है ना। आपको बस समझना है कि प्लिंथ एरिया रेट में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्यूबिकल कंटेंट, ठीक है, कुछ नहीं है। प्लिंथ एरिया में क्या होता है, सिर्फ एरिया होता है आपका। क्यूबिकल कंटेंट में क्या होता है, सिर्फ हाइट आ जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है, बस एक हाइट आ जाती है। क्यूबिकल कंटेंट नेम से पता लग रहा है कि क्यूबिक मीटर में होगा। क्यूबिक मीटर में होगा तो हमें डायमेंशन एक्स्ट्रा कौन सी चाहिए थी, लेंथ और विड्थ तो हम ले ही रहे थे प्लिंथ एरिया में, तो नेक्स्ट डायमेंशन कौन सी चाहिए हमें, हाइट। इसमें हाइट ही आ जाती है बिल्डिंग की, ठीक है ना। इस मेथड जनरली यूज फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे फ्लोर्स हैं तो आप हर फ्लोर का अलग अलग से प्लेन एरिया थोड़ी निकालोगे, है ना। आप डायरेक्टली क्या करोगे, अगर 5 फ्लोर है तो एरिया निकाल लिया, इनटू हाइट किया, उसका क्यूबिक क्यूबिक मीटर में आ गया उसका वॉल्यूम, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर के रेट से, ठीक है। इट इज मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया एज हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। देखिए, जितने डायमेंशन आप लोगे उतना ही आपका कंट्रोल क्वांटिटी पे ज्यादा आएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसलिए जितना ज्यादा डायमेंशन लोगे उतना ही एक्यूरेट होगा वो एस्टिमेट। तो इसमें हमने हाइट भी ले ली, इसमें हमने हाइट भी ले ली, तो हमें बिल्डिंग के तीनों डायमेंशन के बारे में पता लग गया, ठीक है। और उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो रेट निकलता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है। The cost of a structure is calculated approximately as the total cubic contents, volume of building multiplied by local cubic rate, ठीक है। आपने पूरा कॉन्टेंट पूरा वॉल्यूम निकाल लिया उसका, और उसके आसपास देख लिया कि या तो आपको लोकल क्यूबिक रेट मिल जाए या फिर उसकी जगह कोई बिल्डिंग मिल जाए, तो उससे भी आपने उसका उसका रेट निकाला, उसका पर क्यूबिक मीटर रेट निकाल लिया, उसको आपने अपने बिल्डिंग के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे प्लिंथ एरिया में किया था हमने, अगल बगल की बिल्डिंग के रेट देख लिए, उसको पर प्लिंथ एरिया के रेट निकाल लिए और उसको हमने अपने प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई तरह से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज ऑप्टेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ और हाइट। डेप्थ कब निकालोगे, जब कोई बेसमेंट बना रहे हो, बेसमेंट आपकी 4-5 मंजिलों की है, पार्किंग बना रहे हो आप समझ लो, तो उसमें आपको क्या चाहिए होगा, डेप्थ चाहिए होगा। और अगर 4-5 मंजिलों की आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको उसमें आपको हाइट चाहिए, ठीक है। चलिए, द लेंथ एंड ब्रेथ आर मेजर्ड आउट टू आउट ऑफ वॉल्स एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। प्लिंथ ऑफसेट मतलब आपका अगर बाहर कोई आपने वो समझ लिया, कभी कभी आप देखते हो ना कि बिल्डिंग ऐसी बनी है और बाहर आपके सीमेंट का एरिया होता है ऐसे, बस हार्ड एरिया होता है सीमेंट का, तो ये सब चीजें नहीं आती उसमें, ठीक है। प्लिंथ ऑफसेट वगैरह नहीं आता आपका, ठीक है। और अगर ऐसा भी है, समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग ऐसी बनी है, ठीक है, आपका प्लिंथ ऐसे बना है, तो प्लिंथ का कुछ ऑफसेट होगा बाहर, ठीक है, कुछ ऑफसेट होगा बाहर, तो ये भी आपका मेजर नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है। प्लिंथ एरिया में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट, ठीक है। अगर कोई प्लिंथ का एक्स्ट्रा एरिया बिल्डिंग के एरिया से बाहर जा रहा है तो वो एरिया हम नहीं गिनेंगे क्यूबिक वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ सिर्फ और सिर्फ आउट टू आउट ऑफ वॉल, ठीक है, जो दीवारें हैं उसी के आउटसाइड फेसेस को हम काउंट करेंगे अपना एरिया निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए। ऐसे प्लिंथ एरिया में क्या था, एरिया ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर यूनिट प्लिंथ एरिया, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बस यही अंतर है, ठीक है। एग्जांपल, प्लिंथ एरिया बिल्डिंग बताइए हमें, इनटू हाइट, हाइट इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्लोर लेवल टू टॉप ऑफ फ्लैट रूफ, ठीक है। जैसे हम आप समझ लीजिए कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर के छत तक, ठीक है, समझ लीजिए ये 5th फ्लोर है आपका, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर से लेके 5th फ्लोर के छत तक ये आपकी टोटल हाइट होगी, ठीक है, ये आपकी हाइट होगी। ये नहीं कि आप फाउंडेशन से हाइट गिन रहे हो, नहीं नहीं, वहां से नहीं, आपके ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर लेवल से लेके सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर के छत तक आपका हाइट होगा, ठीक है। तो ये आपकी इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लिंथ एरिया से, प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, क्यूबिक कंटेंट रेट से, ठीक। क्यूबिक कंटेंट रेट क्या है, कुछ नहीं है, बस रेट पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The cubic content rate can also be deduced from similar building construction in the vicinity of the proposed building project site। वही मैंने बताया था, अगर आसपास कोई बिल्डिंग है जो सिमिलर बनी है, सिमिलर तरीके से बनी है, उस मटेरियल भी सेम यूज हुआ है अंदर, तो उसका भी हम टोटल कॉस्ट को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके क्यूबिक कंटेंट रेट पता लगा सकते हैं, ठीक है। कृष्णा पूछ रहे हैं, सर अगर प्लिंथ एरिया में अगर फ्लोर है तो चारों को अलग अलग प्लिंथ एरिया निकालेंगे। अ, अच्छा अच्छा, अगर
अच्छा समझ गया मैं। देखिए मैंने बताया था आपको, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना तो उसमें क्यूबिक कंटेंट रेट ही निकालते हैं हम जनरली, ठीक है। और अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी प्लिंथ एरिया लगाना है तो आपको हर एक फ्लोर का प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर एक फ्लोर में सेम मटेरियल यूज हो रहा है जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी जिसमें फ्लोर बाय फ्लोर जो वेरिएशन है वो भी आपकी बिल्डिंग की तरह हो, समझ रहे हो ना। तो उसमें मुश्किल हो जाती है चीजें। अगर आप छोटा सा घर बना रहे हो अपना एक फ्लोर का, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ही है उसमें, उसमें तो प्लिंथ एरिया से कर लो आप। पर अगर आपकी मल्टी फ्लोर्स हैं तो आपको हर एक फ्लोर का प्लिंथ एरिया निकालना पड़ेगा अलग अलग से, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि प्लिंथ एरिया आपको हर एक फ्लोर का सेम मिले। वैसे तो सेम मिलेगा आपको क्योंकि बिल्डिंग की विड्थ सेम थोड़ी ना होती है, बट फिर भी कुछ फैक्टर्स की वजह से प्लिंथ एरिया क्या पता अलग आया आपका। और प्लिंथ एरिया भी अगर सेम आ जाए तो प्लिंथ एरिया रेट सेम है, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या पता आपकी ग्राउंड फ्लोर में टाइलिंग हो, सेकंड फ्लोर में मार्बल हो, थर्ड फ्लोर में कोई और फ्लोर हो, कोई और टाइप की फ्लोरिंग हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको प्लिंथ एरिया रेट वेरी करेगा हर एक फ्लोर के हिसाब से। तो आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं। तो इससे अच्छा आप क्यूबिकल कंटेंट लगाइए उस बिल्डिंगों में जहाँ पे आपका मल्टी फ्लोर है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर है तो, ठीक है। और वैसे अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर सर डिफरेंट फ्लोर है तो क्या अलग हर एक फ्लोर का अलग अलग प्रिंट निकालेंगे, हाँ, हर एक फ्लोर का अलग अलग प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। और हर एक फ्लोर का प्लिंथ एरिया रेट भी अलग अलग होगा क्योंकि टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन एवरी फ्लोर कैन नॉट बी सेम, ठीक है। सेम हो तो अलग बात है बट जनरली सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए क्यूबिकल एरिया रेट, समझ गए प्लिंथ एरिया रेट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेशन प्लिंथ एंड पैरापेट अबव द रूफ इज नेग्लेक्टेड। मैंने पहले ही बताया था फाउंडेशन की जरूरत नहीं है हमें, है ना। फाउंडेशन की क्या जरूरत है, फाउंडेशन फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसमें। तो आपको फर्स्ट फ्लोर में 100 स्क्वायर मीटर है तो फर्स्ट फ्लोर का प्लिंथ एरिया रेट अलग निकालिए, उसको 100 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर सेकंड फ्लोर का आपका 75 स्क्वायर मीटर है तो उसका प्लिंथ एरिया रेट अलग निकालेंगे आप, ठीक है। आप समझ लीजिए आपके सेकंड फ्लोर में 75 स्क्वायर मीटर है और मार्बल फ्लोरिंग है, तो आप देखेंगे मार्बल फ्लोरिंग का रेट क्या है, ठीक है। उसको आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में आपका 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर में आपका टाइलिंग है, वहां पे टाइलिंग है फर्स्ट फ्लोर में, तो टाइलिंग का पर स्क्वायर मीटर आपका क्या रेट है तो उसको 100 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब मल्टी फ्लोर या मल्टी स्टोरी होता है तो हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड करते हैं, ठीक है शिव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाउंडेशन प्लिंथ पैरापेट, पैरापेट क्या होता है आपका, पैरापेट क्या होता है, जैसे आपका छत हो गया, ठीक है। तो छत के ऊपर छोटी छोटी दीवारें होती है ना, ताकि बंदे जंप करके नीचे ना गिर जाए, है ना। तो ये दीवारों को जनरली हम बोलते हैं पैरापेट, ठीक है। इस दीवार को हम पैरापेट बोलते हैं। कहाँ बनता है पैरापेट, छत के ऊपर, ठीक है। और इसका हाइट जनरली बहुत कम होता है, मतलब इतना होता है कि एक इंसान की हाइट से, एवरेज इंसान की हाइट से कम 1.5 या 2 गुना हो, बस इतना हम उसका हाइट बनाते हैं, ठीक है। ये होता है पैरापेट वॉल। तो ये सब हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड में काउंट नहीं करते, इनका वॉल्यूम नहीं निकालते हैं हम, ठीक है। चलिए उसके बाद एस्टिमेट पर यूनिट बेस, मतलब समझ लीजिए आप कोई बना रहे हो, और समझ लीजिए कोई वाटर सप्लाई, आप कोई पावर का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप बिजली बनाओगे और बिजली कंज्यूमर्स को दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि जनरली हर कंज्यूमर को हर कंज्यूमर को बिजली देने के लिए कितना पैसा लगता है। समझ लीजिए एक कंज्यूमर एक दिन में 1 किलोवाट यूज कर रहा है, ठीक है। तो 1 किलोवाट एक कंज्यूमर को देने के लिए कितना पैसा लगता है, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने कंज्यूमर्स हैं, उस एरिया पॉपुलेशन कितनी है, समझ लीजिए 400 की पॉपुलेशन है, ठीक है। और 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए हमें लगते हैं 200 रुपए, ठीक है। और 400 की पॉपुलेशन है तो बताओ कितने रुपए लगेंगे हमें, कितने रुपए लगेंगे निकालने में। देखिए पार्थ भदौरिया, रोड का एस्टिमेशन यूनिट 3 में है, ठीक है। तो जब हम यूनिट 3 में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा वरना आपको ये भी मिस हो जाएगा, वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना पार्थ। अभी ये समझिए पहले, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ क्लास में उनका आंसर दीजिए, ठीक है। रोड का एस्टिमेशन, इरिगेशन कनाल का एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन यूनिट 3 में है, ठीक है। उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं वो यूनिट 3 में समझेंगे, अभी यूनिट 1 में बिल्डिंग एस्टिमेट है आपको यूनिट 1, ठीक है। चलिए समझ गए। हाँ तो यही है आपका एस्टिमेशन, ठीक है। तो अगर आप 400 का पॉपुलेशन है और 200 रुपये प्रति यूनिट आपका पैसा लग रहा है तो आपको इतने रुपए लग जाएंगे उसको बनाने में, ठीक है। जिसमें बस ये है कि कितने यूनिट्स आप पैदा कर रहे हो, कितने यूनिट्स ऑफ वर्क आप कर रहे हो, उसके हिसाब से एस्टिमेट होता है ये, ठीक है।
ये जनरली उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जहां पर आपका कितना प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको, ठीक है, उस यूनिट वहां से आप कितना पानी बनाना है या कितना बिजली आपको जनरेट करनी है, उसके हिसाब से आपका एस्टिमेट लगता है, ठीक है। The preliminary estimate may be prepared for different structures and work by various ways. For schools and hostels, per classroom for school, per bed for hospital, per seat for theater halls. समझ लीजिए आप कोई हॉस्टल बना रहे हो, आप कोई स्कूल बना रहे हो, तो एक स्कूल में पर क्लासरूम कितना कॉस्ट आता है, ठीक है। एक क्लासरूम में क्या क्या आएगा, आपका फ्लोरिंग आएगी, आपका व्हाइट बोर्ड आएगा, आपके टीचर्स टेबल आएगा, आपके बेंचेस आएंगे, वो सब कुछ कैलकुलेट करके एक क्लासरूम में कितना पैसा लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम पूरे स्कूल का कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर रोड्स एंड हाईवेज फॉर इरिगेशन वर्क प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मेड पर किलोमीटर, ठीक है। जैसे रोड बना रहे हो आप, तो रोड में आपको समझ लीजिए 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो आपको हर एक किलोमीटर में कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, पर किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कितने पैसे लगते हैं, उसको आप रोड के लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रोड का टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। और ब्रिजेस कन्वर्ट पर रनिंग मीटर, कोई ब्रिज बना रहे हो आप, ठीक है, समझ लीजिए गंगा के ऊपर कोई ब्रिज बना रहे हो, तो गंगा के ऊपर पर किलोमीटर ब्रिज बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, उसको आप अपने ब्रिज के लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा का सीधा आपका एस्टिमेट आ जाएगा, ठीक है। तो है बेसिकली टोटल कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल यूनिट्स टू बी सेटअप, टोटल यूनिट्स टू बी सेटअप मतलब कितना किलोमीटर का रोड बनाना है, कितने किलोमीटर का बिल्डिंग, कितने किलोमीटर का ब्रिज बनाना है, ठीक है, कितने क्लासरूम्स का आपको स्कूल बनाना है, कितने बेड्स का हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, एक थिएटर हॉल बनाना है तो एक थिएटर हॉल में कितने सीट्स होंगे, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई उसके हिसाब से पर यूनिट के रेट को आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए हो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है ये, ठीक है। बेसिकली पब्लिक प्रोजेक्ट जहां पर आपको पता होता है कि आपको कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, कितने यूनिट आपको बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आपका इसमें रेट निकल के आता है, ठीक है। चलिए, तो हमने तीन टाइप के समझ लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, पहला था प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, ठीक है, सेकंड था आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड, और थर्ड था एस्टिमेट पर यूनिट बेस, ठीक है। इन सबको आप रिवाइज कीजिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है क्लासरूम में उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इन सबको आप रिवाइज कीजिए, और अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप देख लीजिए इसके न्यूमेरिकल, समझ लीजिए कैसे करना है, बाकी उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके तो अभी हम किस स्टेज में हैं, अभी हम एक रफ एस्टिमेट के स्टेज में है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन अप्रोक्सीमेट स्टेज एस्टिमेट्स के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम डिटेल एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं अ, अभी मैं इसको करने रिकॉर्डिंग को पॉज करने वाला हूँ, आप सबको चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, बीटीई रोल नंबर, आपके अटेंडेंस में वो काउंट होगा, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद आप अभी अटेंडेंस लगाना शुरू कीजिए अपना, चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखिए, किसी भी नाम के सामने अगर मैं 2 बार रोल नंबर देख लूं समझ जाऊंगी वो प्रॉक्सी लगा रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सी नहीं लगानी, अपना अपना रोल नंबर लिखो, ठीक है, अपना अपना रोल नंबर सीधा इसमें लिखो, बीटी रोल नंबर, ठीक है, क्लास रोल नंबर नहीं, बीटी रोल नंबर लिखते रहो, लिखते जाओ चैट बॉक्स में, ठीक है, उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। ये चैट सेव होता है, उस चैट से मैं attendance लगा दूँ, ठीक है। तो आपके जो 20 मार्क के इंटरनल है उसमें 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं एंड 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अभी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है।